हाँ जी, राधे राधे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछली क्लासों में हमारी पॉलिटी कुछ हद तक हो चुकी थी। आज हम उसका फटाफट से रिवीजन करेंगे और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है और एक व्यवस्थित सरकार बाहरी दबावों से मुक्त संपूर्ण रूप से कार्य करती है। राज्य के चार तत्व होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो राज्य से उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत, सबसे पहला था राजत्व का देवी सिद्धांत, यानी राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और अपने राज्य के अंदर ईश्वर के आदेशों को लागू करता है। दूसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो जॉन लॉक, होब्स और रूसो ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। और सामाजिक समझौते के आधार पर जनता ने अपने अधिकार जो है राजा को सौंपे, बदले में राजा ने उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी। और यह आज वर्तमान के अंदर लोकतंत्र के माध्यम से शासन चलता आ रहा है। और तीसरा जो हमने पढ़ा था कि शक्ति पृथक्करण का एक थ्योरी पढ़ी थी, जिसके अनुसार राजा पृथ्वी पर जो है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों प्रकार के कार्य करता है। इसलिए मोंटेस्क्यू, एक फ्रांस का बंदा था, उसने कहा था कि तीनों को अलग अलग कर दिया जाना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा की सबसे पहले डिमांड 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। 1922 के अंदर महात्मा गांधी, 1928 के अंदर नेहरू समिति, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल जी नेहरू हुआ करते थे। 1934 के अंदर एम एन रॉय द्वारा संविधान सभा की डिमांड की जाती है। 1935 के अंदर कांग्रेस द्वारा और 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1940 में सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आता है और संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया जाता है, पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहीं भी संविधान सभा का उल्लेख नहीं किया गया था। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आता है। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के 3 मंत्री जो है वो अपने भारत के अंदर आते हैं: एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा था अपने एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस पास, यानी 3 बंदे हुआ करते थे। और इस कैबिनेट मिशन के सिफारिश के आधार पर भारत के अंदर संविधान सभा का गठन किया जाना था। ये था 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किए गए थे। 389 सदस्य टोटल हुआ करते थे। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रीति द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा हुआ था। और अपने जो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाना था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। सीटों की अगर हम बात करें तो 389 सीटें थी, जिसमें 93 सीटें रियासतों से मनोनीत हुआ करती थी। बाकी 296 जो थी वो ब्रिटिश भारत से निर्वाचित हुआ करती थी। और 296 में 4 सीटें और निर्वाचित थी, जो कि एबीसीडी यानी अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली से हुआ करती थी। 292 सीटें जो हुआ करती थी वो ब्रिटिश भारत से निर्वाचित जो थी। और इसके अंदर धर्म के आधार पर अगर हम सीटों को बांटे और मैं आपको बताऊं तो 210 सीटें जो थी वो थी कांग्रेस की, 78 सीटें मुस्लिम लीग की और 4 सीटें सिखों की। जिसमें से 210 में से 199 सीटें मुस्लिम लीग द्वारा और कांग्रेस द्वारा जीत दी जाती है और 3 सीटें 78 में से कांग्रेस द्वारा जीत ली जाती है। पंजाब प्रांत के अंदर 3 सीटें कांग्रेस वाले जीत ली जाती है। और एबीसीडी यानी अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली, इन चारों में से 3 सीटें वहां से जीत ली जाती है। टोटल 208 सीटें जो कांग्रेस की जीती जाती है। मुस्लिम लीग के पास कुल 73 सीटें आती है। और मुस्लिम लीग के जो हेड जो हुआ करते थे उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधा सीधा संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। उसके बाद में हमने जाना था कि संविधान सभा का बहिष्कार करने के बाद अपने जयप्रकाश नारायण व तेज बहादुर सप्रू नाम के जो 2 व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने विधानसभा से चुनाव लड़ा, जीते, उसके बाद इस्तीफा दिया था। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव ही नहीं लड़ा था। इतनी बातें पढ़ी हमने। आज हम उस चीज को कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण बैठकें जो हो रही थी। अब संविधान सभा बन के पूरी तैयार है, लोग अलग अलग क्षेत्र से चुन के आए हैं। जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अब पहली बैठक दिल्ली के सेंट्रल हॉल के अंदर हो रही है 9 दिसंबर को। तो पहली बैठक कब हो रही है अपने? 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग कोई हो रही है, तो वो है 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हो रही है? तो दिल्ली के अंदर सेंट्रल हॉल। सुबह 11 बजे वाला टाइम था
और इस 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। फिर प्रथम बैठक है अधिवेशन। अब सारे के सारे आए हुए हुआ करते थे, सारे जो लोग जो थे वो आए थे और चारों ओर से शोर शराबा हुआ जा रहा था। नेता लोग थे सारे सारे ये सोच रहे थे कि पहले मैं बोलूं, कोई सोच रहा था कि पहले मैं भाषण दूं। जनता और बाकी जो लोग थे इस चीज से परेशान हो गए और कई जो शाणे शाणे समझदार समझदार जो नेता हुआ करते थे उन्होंने ढंग के एक बुजुर्ग आदमी को लेकर के आए और बुजुर्ग आदमी को कहा कि आप अध्यक्ष बन जाओ, आज आज आप बन जाओ, अगली मीटिंग के अंदर हम एक परमानेंट अध्यक्ष बना लेंगे। तो आज आज आप बन जाओ यानी जो स्थायी की अस्थायी, तो आज आज बन रहे इसका मतलब अस्थायी है, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। ऐसा अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाए? तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया अपने सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ये सवाल कई बार पूछा गया है अपने जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो एग्जाम लगता है इसके अंदर ये सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है कि भाई संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? सच्चिदानंद सिन्हा हुआ करते थे। अच्छा, अब हम बात करें कि इन्हें क्यों लिया गया। सबसे पहली बात तो ये वरिष्ठ थे, वरिष्ठ वरिष्ठ। दूसरा, ऐसी कहां से प्रथा है कि भी वरिष्ठ को ही लिया जाएगा? तो फ्रांस से। फ्रांस के अंदर ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष जो होता है वो वरिष्ठ जो उन नेताओं में से वरिष्ठ नेता होता है वो चुना जाता है। वरिष्ठ का यहाँ क्या मतलब है? तो वरिष्ठ का मतलब है एक तो उम्र से और एक अनुभव से, दोनों से सीनियर पर्सन जो कोई थे तो वो थे सच्चिदानंद जी सिन्हा जी। और उन्हें 9 दिसंबर की पहली बैठक को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। अच्छा, इस बैठक का उद्घाटन किसी ने किया था? तो वो था आचार्य कृपलानी। उद्घाटन किसने किया था? आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी जिसे जेबी कृपलानी के नाम से जाना जाता है, ने उद्घाटन किया था। 9 दिसंबर को बैठक हुई, सुबह 11 बजे दिल्ली के सेंट्रल हॉल में होती है। मीटिंग कोई थोड़ी सी देर चलती है। थोड़ी सी देर के बाद में नेता जो हुआ करते तो थोड़ी देर तो भाषण दिया और थोड़ी देर बाद में उनको लग रहा है कि यार अब जाना चाहिए। और वैसे ही कल विधिवत रूप से और उनको सभी को कह दिया कि भी कल आ जाना सारे के सारे। कहते हैं कि वो सारे के सारे चले जाते हैं। दूसरे दिन यानी 10 दिसंबर वाले दिन आते हैं, पर दूसरे दिन वाली जो मीटिंग जो इतनी बड़ी नहीं होती है, खाली आते ही है। तो दूसरे दिन वाली छत्तीसगढ़ पीसीएस के अंदर एग्जाम के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है। तो बाकी हम राजस्थान के अंदर भारत के अंदर ये मानते हैं कि भी 11 दिसंबर को होती है दूसरी बैठक। पर छत्तीसगढ़ पीसीएस के अंदर जो सवाल आया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि 10 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। और हमने मान लिया कि भी दूसरी है तो अपने हो सकता है अपने एग्जाम में आ जाए, पर अपने ध्यान रखना तीसरी जो मीटिंग हो रही है वो हो रही है अपने 11 दिसंबर को। कब हो रही है? 11 दिसंबर को। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक, सॉरी, 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946। और अब सच्चिदानंद जी सिन्हा वापस आए और सच्चिदानंद जी ने कहा कि भाई एक अब तुम्हारा परमानेंट अध्यक्ष बना लो, तुम्हारा एक परमानेंट अध्यक्ष बना लो और उपाध्यक्ष वगैरह जो तुम्हें बनाना है वो बना सकते हो। 9 दिसंबर वाले दिन मैंने तुम्हारा पाड़ा काट दिया, मैंने एक दिन के लिए अध्यक्ष बन गया था, अस्थायी बना था, तुम जानो और बाकी देख लो तुम्हारे हिसाब से, अगर मुझे बना रहे हो तो मैं बनने के लिए तैयार हूँ। सच्चिदानंद जी थोड़े बुजुर्ग हुआ करते थे और बाकी शाने शाने नेताओं ने कहा कि यार कोई ऐसे कम बुजुर्ग आदमी को बना दो, थोड़ा तो समझदार हो, ज्यादा ही समझदार हो। और एक बंदे को आगे लेकर गए, उसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब किसको अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किस मीटिंग को? तो 11 दिसंबर 1946 वाले दिन। स्थायी बनाया गया था कि अस्थायी? तो इनको स्थायी बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष। पहले उपाध्यक्ष अस्थायी बनाया गया था, 9 दिसंबर वाले दिन अस्थायी बनाए गए थे, 11 दिसंबर वाले दिन स्थायी बना दिया गया था। स्थायी किसको बनाया? राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी राजेंद्र प्रसाद को बना दिया। अब भाई जनता बैठी थी आगे और लोगों ने ये कहा कि नेता बैठे थे सारे, लोगों ने ये कहा कि नेताओं ने ये कहा कि अगर सती अपने राजेंद्र प्रसाद जी ना आए तो उन्होंने कहा कि यार एक उपाध्यक्ष और बना देते हैं। किसको बनाए? पास में सचिव एच सी मुखर्जी खड़े थे,
और लोग जनता ने कहा एच सी मुखर्जी को बना दिया, और जनता ने कहा हाँ इनको बना दिया जाए। एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? तो उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? एच सी मुखर्जी को। फिर किसी नेता ने कहा कि यार अगर उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी ना आए तो राजेंद्र प्रसाद जी आ जाएंगे। और अगर किसी ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद जी ना आए तो मुखर्जी साहब आ जाएंगे। फिर किसी आदमी ने कहा अगर दोनों नहीं आए तो एक और उपाध्यक्ष बना दिया जाए, जिसे दूसरा उपाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भाई दूसरा उपाध्यक्ष जो है ने वीटी कृष्णामाचारी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? वीटी कृष्णामाचारी। कालांतर के अंदर बनाया गया था, बहुत बाद में बनाया गया था, पर अपने याद रखने के लिए ध्यान रखना है कि संविधान सभा के अंदर पहली बैठक होती है अपने 9 दिसंबर, जिसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सचिदानंद जी सिन्हा को। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को, और 11 दिसंबर वाली बैठक के अंदर एक स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, और अस्थायी अध्यक्ष का नाम हुआ करता था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थोड़े टाइम मतलब उसी टाइम एक एच सी मुखर्जी नाम के व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है, और कालांतर के अंदर वीटी कृष्णामाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष चुना लिया जाता है। वीटी कृष्णामाचारी का नाम याद रखना, जब आप आगे प्रारूप समिति पढ़ेंगे तब आपको एक और व्यक्ति का नाम इसके नाम के जैसे का जैसा मिलेगा, और उस व्यक्ति का नाम है टीटी कृष्णामाचारी। तो ध्यान रखना, वीटी कृष्णामाचारी और टीटी कृष्णामाचारी दोनों अलग अलग है। तो अपने याद रखने के लिए ध्यान रखना, वीटी कृष्णामाचारी जो है उपाध्यक्ष हुआ करते थे 11 दिसंबर वाली संविधान सभा की बैठक के अंदर। ये बात तो अपने यहां हो गई। अब नेताओं ने कहा कि अपने को संविधान बनाना ही नहीं आता, काम ही नहीं पड़ा आज तक। किसी ने पूछा यार किसी को एक आधे को तो आता होगा, और सभी ने गर्दनें नीची कर ली, यानी किसी को संविधान बनाना नहीं आ रहा। पास में कुर्सी ढाल के बी एन राव बैठे हुआ करते थे, और बी एन राव जी ने कहा कि यार मुझे बनाना आता है। आपने कहा बनाया? बी एन राव ने कहा अभी ताजा ताजा म्यांमार बर्मा, बर्मा म्यांमार को कहते हैं, तो बर्मा म्यांमार के अंदर संविधान बनाया गया था, और मैंने उसमें खूब सारा योगदान दिया था, खूब सारी हेल्प की थी उसके अंदर। तो नेताओं ने कहा कि आप आओ बताओ कैसे बनाना है। तो इस 10 दिसंबर 11 दिसंबर वाली बैठक के अंदर एक संवैधानिक सलाहकार थे, वो थे अपने बी एन राव, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अपने बी एन राव। कौन हुआ करते थे? बी एन राव। बी एन राव ने प्रथम प्रारूप पारित किया था। अब बी एन राव ने कहा कि यार मैं बता रहा हूं तुम लोगों को कैसे कैसे बनाना है। तो बी एन राव ने कहा ये परफॉर्मा है, इसके जैसे का जैसा बना लो। और बी एन राव ने जो परफॉर्मा दिया नेताओं को बहुत अच्छा लगा। नेताओं ने कहा यार ये ठीक है, इसके जैसा का जैसा हम बना सकते हैं। तो बी एन राव ने प्रथम प्रारूप पारित किया था। प्रथम प्रारूप किसने पारित किया था? बी एन राव ने पारित किया। प्रथम प्रारूप कोई पारित करता है तो वो कौन है? बी एन राव। अच्छा हम आगे चलते हैं। एक और ध्यान रखना, अंतिम प्रारूप किसी ने पारित किया था तो वो था प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हम जानेंगे उनके बारे में आगे भी। इतनी बात समझ में आ गई होंगी तुम लोगों के कि 9 दिसंबर की संविधान सभा की बैठक होती है। उस बैठक के अंदर सचिदानंद जी सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। स्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। 9 दिसंबर वाली बैठक के अंदर सचिदानंद जी सिन्हा को क्यों नियुक्त किया गया? तो पहली बात तो वो वरिष्ठ थे, दूसरी बात सचिदानंद जी सिन्हा या फिर वरिष्ठ नागरिक को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने की प्रथा फ्रांस के अंदर हुआ करती थी। 11 दिसंबर वाली बैठक के अंदर मैंने आपको बता दिया कि उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी को चुना गया था, और दूसरे उपाध्यक्ष वीटी कृष्णामाचारी को चुना गया था। वहीं बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, और बी एन राव जो कि संविधान सभा के अंदर पहला प्रारूप पेश करके करते हैं। अगली मीटिंग होती है 13 दिसंबर को, ये ध्यान रखना, एक एक दिन छोड़ के मीटिंग हो रही है। 1946 ये तीसरी बैठक है। कौन सी बैठक है? तीसरी।
विधानसभा की तृतीय बैठक या तीसरी बैठक? कौन सी बैठक होती है? तीसरी बैठक होती है संविधान सभा की। और तीसरे दिन सुबह जवाहरलाल नेहरू जैसे कोट पैंट लगाए हुए और ऊपर गुलाब का फूल लटकाए हुआ, सबको रामा शामा करते हुए बैठे। और नेहरू जी ने कहा कि यार मैं कुछ लेकर के आया हूँ। क्या लेकर के आया हूँ? नेहरू जी ने एक कागज निकाला। नेहरू जी ने कहा मैं पूरी रात में मतलब बैठ के सोचा है और मैंने ढंग के पॉइंट लिखे हैं। हमें इस आधार पर संविधान बनाना चाहिए। इस आधार पर हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, बस इसी पर डिपेंड होना जरूरी है। और उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी निकालते हैं कि भाई नेहरू जी ने दिखाया सभी को। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा दिखाओ क्या लाए हो। राजेंद्र प्रसाद जी ने पढ़ा। राजेंद्र प्रसाद ने वेरी गुड, क्या लेके आए हो आप, क्या लिखा है आपने। वीटी कृष्णा माचारी ने, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, बड़े बड़े नेताओं ने पढ़ा। और बड़े बड़े नेताओं ने नेहरू जी की तारीफ करी कि बहुत अच्छा बना करके लेके आए हो आप। तो उद्देश्य प्रस्ताव कोई प्रस्तुत करता है तो कौन करता है? अपने नेहरू जी। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ये सवाल एग्जाम के अंदर बहुत बारी आ चुका है। वनडे एग्जाम के अंदर तो ये क्या नाम है, कर्मचारी चयन बोर्ड जो एग्जाम लेता है, जिसके अंदर ये सवाल मैंने बहुत बार देख लिया कि उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के बाकी लोगों को इसकी फोटोकॉपियां दे दी जाएगी, भी आप भी बांध लो एक बार। इसको पारित कब करना है? तो 22 जनवरी को पारित किया गया जाता है। 22 जनवरी। अब देखो 1946, अगला साल आ जाएगा 1947। कितने दिन? 13 दिसंबर, 17 दिन ये, 22 दिन ये, 21 दिन ये, 18वें दिन तो पारित ही हो जाता है। 21-22वें दिन तो पारित ही हो जाता है। तो जवाहर नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो जाता है? पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया था? पारित किया गया। ये ध्यान रखना आपने। संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जो 22 जनवरी 1947 को पारित होता है, प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और मैंने आपको बताया कि ये सवाल कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। अब हम जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर हालांकि है क्या। क्या है उद्देश्य प्रस्ताव, वो मैं आपको एक बार फटाफट से बता दूं। देखो, जो मिटा दूं सभी को। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, मैं देखो ढंग की बातें बताऊं। सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। तो पहली लाइन है उद्देश्य प्रस्ताव की कि स्वतंत्र, संप्रभु भारतीय गणराज्य की, गणराज्य की स्थापना करना। स्थापना करना। कौन से राज्य की? तो स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करना। एक ऐसा राज्य जो स्वतंत्र हो, जो संप्रभु हो। संप्रभु का मतलब एक ऐसा राज्य बनाएंगे हम जो अपने अंदर के और बाहर के, यानी अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। कोई बाहरी विदेशी ताकत या अंदर की कोई विदेशी ताकत नेताओं को रोक नहीं रहे कि भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जनता के हित के लिए कानून हो वो बनाने, पर किसी आंतरिक और बाह्य शक्ति के अंडर में नहीं रहना है। तो संप्रभुता उसे कहा जाता है। तो भारतीय गणराज्य की स्थापना करनी है। गणराज्य, गणराज्य का मतलब आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ध्यान लगाना कि गणराज्य का मतलब देश का जो हेड ऑफ स्टेट है, देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। गणराज्य का मतलब देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होना चाहिए। कहाँ है ऐसी प्रथा? ब्रिटेन के अंदर ऐसी प्रथा है। ब्रिटेन का जो हेड ऑफ स्टेट, जो राष्ट्र का अध्यक्ष जो है, वो वहां की रानी बनती है और वो वंशानुगत है। अपने यहाँ पर राष्ट्र जो भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो भारत का प्रथम नागरिक है, वो अपने राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है। आप सभी जानते हो इस बात को कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। 5 साल के बाद में उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उसके बाद में नए राष्ट्रपति को लाया जाता है। तो नेहरू जी ने पहली बात उद्देश्य प्रस्ताव में ये कही कि स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करना तथा इसके लिए संविधान का निर्माण करना। तथा इसके लिए क्या करना? संविधान का निर्माण करना।
इसके लिए संविधान का निर्माण करना। संविधान का क्या करना? निर्माण करना। स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करना तथा इसके लिए क्या करना? संविधान का निर्माण करना। दूसरी बात, बाकी नेताओं ने कहा कि स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य में कौन कौन शामिल होना चाहिए? तो नेहरू जी ने कहा कि स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य में, भारतीय गणराज्य में निम्न क्षेत्र शामिल होने चाहिए। एक बार मैं शायद डाल लूं इसमें फटाफट। भारतीय गणराज्य में निम्न क्षेत्र क्या होने चाहिए? शामिल होने चाहिए। कौन कौन से निम्न? क्या है निम्न? क्या मतलब है निम्न से? तो देखते हैं कि भारतीय गणराज्य में निम्न क्षेत्र शामिल होने चाहिए। निम्न क्षेत्र शामिल होने चाहिए। किस किस क्षेत्र को हम शामिल करें भारत के गणराज्य के अंदर? तो पहली बात इन्होंने कहा, एक तो ब्रिटिश भारत जिस पर इन गोरों ने राज कर रखा है, इसको हमें भारत में मिलाना है। दूसरा भारतीय राज्य, भारतीय राज्य। तीसरा अन्य भारतीय क्षेत्र, क्षेत्र जैसे जैसे अंग्रेजों के अलावा और कंपनियों ने और देशों ने भारत पर राज्य कर रखा है, जैसे पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, तो उनको भी अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे गोवा, पुडुचेरी, गोवा पर पुर्तगालियों का राज हुआ करता था और पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार हुआ करता था। तीसरा अन्य क्षेत्र जो अपनी इच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हैं, जो स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हैं, स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं। चार क्षेत्रों को हम भारत के अंदर ही मिलाएंगे। पहला ब्रिटिश भारत जिस पर इन गोरों ने, अंग्रेजों ने राज कर रखा है, उसको भारत में मिलाएंगे। दूसरा भारतीय राज्य यानी इन रियासतों को भारत के अंदर मिलाएंगे। तीसरा अन्य भारतीय क्षेत्र जिस पर अंग्रेजों के अलावा जिन्होंने कब्जा कर रखा है, जैसे पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, उसको भारत में मिलाएंगे। चौथा उन रियासतों को, उन जगहों को भारत में मिलाएंगे जो अपनी इच्छा से भारत के अंदर शामिल होना चाहते हैं, उन लोगों को हम भारत के अंदर मिलाएंगे। और नेहरू जी ने क्या कहा? तीसरी बात नेहरू जी ने देखो बहुत अच्छी कही है। नेहरू जी ने कहा कि भाई अवशिष्ट शक्तियां हम दे देंगे राज्यों को, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी जाएगी, राज्यों को दी जाएगी, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दे देंगे। कैसे दे दोगे? तो नेहरू जी ने कहा कि तीन टाइप की शक्तियां बांटेंगे। एक तो केंद्र शक्तियां या फिर संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। ऐसे कानून, ऐसे कानूनों की लिस्ट जिस पर खाली केंद्र यानी संसद कानून बनाएगी वो तो है संघ सूची। ऐसे कानूनों की लिस्ट जिस पर राज्य कानून बना सकते हैं वो है अपने राज्य सूची। एक ऐसे कानून जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं उसे कहते हैं समवर्ती सूची। क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। और ऐसे कानून जो तीनों ही लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है उसे कहते हैं अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट शक्तियां। तो जिसमें तो वो वाले विषय जो हम दे देंगे राज्यों को, किसको दे देंगे? और ये तो बहुत अच्छी बात कही है नेहरू जी ने, क्योंकि उसी टाइम मोहम्मद अली जिन्ना जो एक ऐसा देश बनाना चाहते थे या फिर एक ऐसा जो संविधान बनाना चाहते थे जिसमें अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी जाए, तो नेहरू जी ने जिन्ना को लालच दिलाने के लिए या फिर नेहरू जी ने जिन्ना को ये दिखाने के लिए, ये ललचाने के लिए ये कहा था कि यार आपके हित के लिए संविधान बनाए जा रहे हैं, आप जैसा जैसा सोच रहे हो वैसा वैसा संविधान बनाए जा रहा है। पर जिन्ना अलग देश के लिए तुड़ाए जा रहे थे और इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया तो फिर नेहरू जी ने संविधान बनाने के बाद में अवशिष्ट शक्तियां
केंद्र के पास रख ली। अब ये ध्यान रखना, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास नहीं है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। शुरू के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था कि भी अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दे देंगे, पर अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी नहीं गई है। चलें आगे। आगे देखो और कितनी जोर की बात कही है कि शक्तियों का स्रोत जो है, शासन व शक्तियों का स्रोत जनता होगी। शक्तियों का स्रोत क्या होगी? जनता। शासन व शक्तियों का स्रोत जनता होगी। ये तो बहुत अच्छी बात कही है नेहरू जी ने, क्या जनता के हाथ में होगा सब कुछ। नेहरू जी बहुत अच्छी बात लेकर है कि भी शासन की समस्त अधिकारिता शक्तियों का स्रोत कोई होगा तो वो होगी जनता। और नेहरू जी क्या कहते हैं? नेहरू जी ने कहा हम जनता को देंगे न्याय। कितने बांध का? 3 बांध का। कौन कौन सा? एक तो सामाजिक न्याय, दूसरा देंगे हम आर्थिक न्याय, और तीसरा देंगे हम राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, हर हर जो आदमी होता है, हर पुरुष महिला, हर व्यक्ति को हम समाज के अंदर भेदभाव नहीं करने देंगे। हर व्यक्ति को पैसे टके के मामले में के अंदर वेतन तो महिलाओं को दिया जा रहा है उतना ही पुरुषों को दिया जाएगा। कोई हम भेदभाव नहीं करेंगे कि भाई पुरुषों को ज्यादा देंगे या महिलाओं को ज्यादा देंगे, नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। वोट की वैल्यू सभी की एक होगी, और हम राजनीतिक रूप से किसी भी व्यक्ति के अंदर भेदभाव नहीं करेंगे। कोई अगर मान लो जो मुकेश अंबानी है या फिर गौतम अडानी है, कितने रुपए कमा लो, उसकी भी वोट की वैल्यू एक ही है। या फिर कोई शराबी नाली के अंदर गिर रहा है, तो गिर ही गया, तो उसकी भी वोट की वैल्यू कितनी है? एक ही है। तो राजनीतिक रूप से हम न्याय करेंगे, आर्थिक रूप से हम न्याय करेंगे, सामाजिक रूप से हम न्याय करेंगे। हम देंगे भारत की जनता को स्वतंत्रता। क्या देंगे? क्या देंगे भारत की जनता को? स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता हम एक दो प्रकार की नहीं, 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। तो स्वतंत्रता हम 8 प्रकार की दी जाएगी। एक तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, संघ बनाने की, व्यवसाय की, और गतिविधियों, उसकी भी हम क्या देंगे? उसको स्वतंत्रता देंगे भारत की जनता को। एक एक देखते हैं क्या है। विचार, आप भारत की जनता अपने दिमाग में कैसा भी पॉजिटिव नेगेटिव विचार लाई जा सकते हैं, हम छूट देंगे भारत की जनता को। वो विचार किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट कर सकते हैं, पर सिर्फ पॉजिटिव। ये नहीं है कि गालियां निकाल दो और आप कह दो कि भी मेरे मन में विचार आया है और मैं प्रकट करना चाहता हूं, तो आप वो नहीं कर सकते। आप विश्वास कर सकते हो किसी, कोई भी धर्म के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर विश्वास कर सकते हो, और किसी भी धर्म को मारने की आपको छूट है। आप किसी भी देवता के, किसी भी भौमियों जी की अगरबत्ती कर सकते हो, आपको उपासना करने की छूट है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता तो देखो विशेष प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और हमारे प्रस्तावना के अंदर भी 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पर उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर नेहरू जी थोड़े आगे बढ़े। नेहरू जी ने कहा हम संघ की ओर स्वतंत्रता देंगे। आप संघ बना सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा है वो, पॉजिटिव नेगेटिव, पर नेगेटिव नहीं बनाना, पॉजिटिव संघ बना सकते। अब ये नहीं कि भी कोई भारत विरोधी संघ बना दो, या फिर कोई और ऐसा संघ बना दो जिससे भारत की जनता के हित में नहीं हो, तो ऐसा संघ हम आपको बनाने नहीं देंगे। आप कोई भी व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप बना सकते हो, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर आप आजाद हो। आप कोई भी संगठन बना सकते हो, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, जो तुम्हारे जी में है वो व्यापार कर सकते हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अमल डोडा छोतरा बेचो, इतने भी आपको छूट नहीं है। इसका मतलब पॉजिटिव विचार कर सकते हो, और गतिविधियां जो आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हो। ये नेहरू जी ने बहुत अच्छी बात कही है। तो उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर देख लो, अपने न्याय दिया है 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो कि सेम टू सेम प्रस्तावना के अंदर कॉपी कर ही लिया। स्वतंत्रता दी इन्होंने 8 प्रकार की, पर प्रस्तावना के अंदर हमने रखी है 5 ही प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। हमने 3 कौन कौन सी नहीं लिखी? संघ, व्यवसाय और गतिविधि। ये 3 हमने नहीं रखी। आई बात सुन, चलने आगे। नेहरू जी ने और देखो कितनी अच्छी बात कही है कि निम्न के हितों के लिए विशेष संरक्षण, निम्न के हितों के लिए
विशेष संरक्षण। कौन कौन से नियम? जिनका ऐसे लोगों के सिर पे हम हाथ रखेंगे जिनकी एक तो जनसंख्या कम है और जो एसटी कैटेगरी के अंदर है। एक तो निम्न के हितों के लिए विशेष संरक्षण कौन कौन से? एक तो अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, दूसरे जो और अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्र व जनजाति। ये देखो नेहरू जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि निम्न के हितों के लिए हम विशेष संरक्षण रखेंगे। किन किन के लिए रखोगे आप? तो एक तो जिनकी संख्या कम है, एक जो एससी एसटी कैटेगरी के अंदर रहते हैं। नेहरू जी ने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि उस वाले टाइम हमारा वो भारत था जिसके अंदर समाज के अंदर खूब सारा भेदभाव हुआ करता था। एससी एसटी कैटेगरी के लोगों के साथ तो खूब सारा भेदभाव हुआ करता था। साउथ की एक मूवी है जिसका नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, तो अगर आप वो मूवी देख लो तो खून के आंसू रो लो। इतनी भयंकर मूवी और सत्य घटना पर आधारित है। ये कुछ कहानियों के अंदर ये कहा जाता है कि एससी एसटी कैटेगरी के लोग पहले गांव के अंदर नहीं रहा करते थे, गांव से बाहर रहा करते थे। गांव के बाहर उनकी अलग से बस्तियां हुआ करती थी, वहां रहा करते थे। इनसे दो कदम आगे बढ़कर लोगों ने यह भी कहा था कि भी इन लोगों को गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाती। इन लोगों को गांव के अंदर किसी भी मंदिर के अंदर पूजा करने की इजाजत नहीं दी जाती। और कहा जाता है इनके बारे में तो कि भी ये एससी एसटी कैटेगरी के लोग जब गांव के अंदर पानी भरने के लिए आया करते, पानी लेने के लिए आया करते, तो कहते हैं कि गांव का एक व्यक्ति जाता और कुएं पर उनको पानी भर देता और पानी भरने के बाद में खुद नहाता और खुद गंगा जल के छांटे मारता कि मैं दूषित हो गया हूं। तो नेहरू जी ने कहा कि यार मिन्न की ये है, मिन्न की हम है, अपना खूनी लाल है, इनका खूनी लाल है, तो हम इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होने देंगे और ना ही करेंगे। और हम एक ऐसा संविधान बना देंगे कि इनके सिर पर विशेष रूप से हाथ रखा जाएगा, इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और क्या कहा था नेहरू जी ने, ये मैं मिटा दूं, एक बार वापस देख लो कौन कौन सी थी। तो स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना और इसके लिए संविधान का निर्माण। स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। कौन कौन से? तो ब्रिटिश भारत, भारतीय राज्य, अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे गोवा पुडुचेरी, अन्य राज्य या क्षेत्र जो अपनी इच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हैं। नेहरू जी ने और आगे डाल के और अच्छी बात कही है कि अवशिष्ट शक्तियां हम जनता को दे दी जाएगी या फिर राज्यों को दे दी जाएगी। शासन की समस्त अधिकारिता व शक्तियों का स्रोत होगी एकमात्र जनता। नेहरू जी ने और कहा है कि हम जनता को न्याय देंगे 3 प्रकार का, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। हम जनता को स्वतंत्रता देंगे 8 प्रकार की, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना संघ बनाने की स्वतंत्रता देंगे, व्यवसाय की स्वतंत्रता देंगे और गतिविधियों की भी जनता को स्वतंत्रता दी जाएगी। नेहरू जी ने कहा कि भाई इनके लिए हम विशेष संरक्षण करेंगे। एक तो अल्पसंख्यक, एक अनुसूचित जाति व जनजातीय लोगों के लिए हम क्या करेंगे, अलग से संरक्षण रखेंगे, अलग से ध्यान रखेंगे इन लोगों का, इनके सिर पर हम हाथ रखेंगे। और देखो कौन सी स्वतंत्रता, और देखो उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर क्या बात है लिखी हुई। और देखो इन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। एक और नेहरू जी ने कहा था कि एक तो अपने जो भारत की जो जो अपने थल वाला जो लैंड वाला जो एरिया है और एक वायु वाला एरिया है, उसको अन्य टाइम देखो संप्रभु रखना है। यानी भारत की जल थल व नभ, जल थल व नभ सीमा पर, सीमा नभ सीमा पर संप्रभु अधिकार तथा इनकी अखंडता को बनाए रखना। बनाए रखना। अरे नेहरू जी ने देखो कितनी अच्छी बात कही कि भारत की जल सीमा, समुद्र वाला पार्ट वाली जो लग रही है वो सीमा, थल सीमा अपना लैंड और नभ यानी आकाश, ये तीनों संप्रभु रहने चाहिए।
और कभी भी किसी भी टाइम के अंदर भारत में भारत को अखंड बना के रखना है। ये नहीं कि भाई कल को कुछ और हो जाए। तो नेहरू जी ने अच्छी बात की है, अभी ये होना चाहिए। और अंतिम बात नेहरू जी ने बहुत ज्यादा अच्छी बताई है, और नेहरू जी ने कहा है कि वर्तमान से लेकर के, प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक भारत जो है वो पूरी दुनिया के अंदर विशिष्ट रहा है। भारत ने आज तक चलकर किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है। इस चीज को बरकरार रखना ना, देखो विश्व गुरु की ओर भारत को अग्रसित करते रहना है और नागरिकों को भी अग्रसित करते रहना है। यानी प्राचीन काल से प्राचीन काल से दुनिया में भारत का विशिष्ट स्थान रहा है, उस स्थान को बनाए रखना। उस स्थान को क्या करना? बनाए रखना। तो ये था अपने उद्देश्य प्रस्ताव। देख लो, सारी की सारी बातें आ गई इसके अंदर। नेहरू जी क्या कहा था और क्या नहीं कहा था, वापस देख लो एक बार अपने। कि भाई नेहरू जी ने कहा कि भाई प्राचीन काल से लेकर के आज तक पूरी दुनिया के अंदर भारत का विशिष्ट स्थान रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत जो वसुध है वो कुटुंबकम का नारा लगाता है। पूरी दुनिया ने पूरी दुनिया के अंदर भारत ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। तो हमारा ये फर्ज रहना चाहिए कि आगे भी हम उस जो स्थान को हमेशा बनाए रखना है। तो ये था अपने उद्देश्य प्रस्ताव। नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 वाली बैठक के अंदर इसको पेश करते हैं। 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया जाता है। इसके अंदर कई सारी अच्छी अच्छी बातें हुआ करती थी। और कई सारी क्या सारी अच्छी बातें हैं। पहली बात, नेहरू जी ने कहा था कि स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करना तथा इसके लिए संविधान का निर्माण करना। स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होने चाहिए। कौन कौन से? ब्रिटिश भारत, भारतीय राज्य, अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे गोवा, पुडुचेरी, अन्य राज्य क्षेत्र जो अपनी इच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हैं। तीसरी बात, नेहरू जी ने कहा कि भाई हम अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दे देंगे। चौथी बात, शक्तियों का स्रोत होगी जनता। पांचवी बात नेहरू जी ने कहा हम देखो न्याय देंगे 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता देंगे 8 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, संघ बनाने की, व्यवसाय की और गतिविधि। ये 8 प्रकार की हम हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देंगे। नेहरू जी ने और 2 कदम आगे बढ़ गया कि अब जिनकी संख्या कम है या और SC ST कैटेगरी के लोगों के लिए हम विशेष संरक्षण करेंगे। और भारत की जल थल नभ पर जो अधिकार है उसको अखंड बना करके रखना है और उसको संप्रभु रखना है। और भारत का पूरी दुनिया में विशिष्ट स्थान रहा है, उस स्थान को हमें आगे भी मेंटेन रखना है। सभी ने बहुत अच्छी कहा यार, वेरी गुड नेहरू जी, क्या लेकर के आए हो, बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर गए हो। नेहरू जी ने कहा देखो अपना मकसद ये रहेगा, ये रास्ता दिखा दिया मैंने, अपना इधर उधर नहीं भटकना, इसके एकदम डिट्टो इसके जैसे का जैसा ही बनाना है। और सारे नेताओं ने कहा बिल्कुल ऐसे का जैसा ही बनाएंगे। BN राव जी पास में बैठे थे और BN राव जी ने कहा थू थू क्या बनाया आपने। नेहरू जी बिल्कुल ऐसा ही बनाया जाएगा। और अब संविधान सभा बनाने के लिए सारे के सारे लोग बैठे हैं। और अब उन लोगों में ये था कि भी संविधान सभा बनाए। इतने में आती है 14 अगस्त 1947। पहले मैं आपको बता दूं 22 जुलाई 1947। और 22 जुलाई 1947 को इन्होंने पहले ही तैयारी कर दी कि यार भारत का कोई झंडा नहीं है, भारत का कोई झंडा नहीं है। अभी 15 अगस्त को तो आजादी होने वाले हैं। और इन लोगों ने कहा कि यार कोई भारत का झंडा नहीं है, तो अगली 22 जुलाई को यानी 15 अगस्त से 20-25 दिन पहले इन लोगों ने कहा कि यार एक भारत का झंडा अपना लिया जाना चाहिए। और 22 जुलाई 1947 को भारत के अंदर राष्ट्र ध्वज को अपना लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि भी अब इन लोगों ने कहा कि संविधान बनाएंगे, पर आजादी से एक दिन पहले भारत से पाकिस्तान अलग हो जाता है। अब संविधान सभा में 389 सदस्य हुआ करते थे। जो पाकिस्तान से जो सदस्य जिनका मनोनयन किया गया था, जो मनोनीत थे, जो निर्वाचित हुआ करते, वो तो पाकिस्तान में चले गए। अब भारत के अंदर बचे थे सदस्य 289। कितने सदस्य बचे थे? 289। और अब 289 लोगों ने कहा कि यार अब संविधान कैसे बनाए। फिर एक बंदा जो भारत के संविधान का जनक कहा जाता है, जिनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि यार अलग अलग 5-5 4-4 5-5 4-4 लोगों के रूप में मैं तुम्हें बांट देता हूं।
60 एक समितियां बना लेते हैं। कितनी समितियां बना लेंगे? 60 एक समितियां बनाएंगे। हम मैन मैन पढ़ेंगे, सारी नहीं पढ़ेंगे। और उन समितियों के आधार पर तुम्हारा निर्वाचन किया जाएगा और फिर तुम्हें काम बांट दिया जाएगा। जैसे ये वैसे वही प्रकार है कि भी ब्याह शादियों के अंदर तीन चार जो ग्रुप बना दिया जाता है कि यार फलाने आदमी तेरे को टेंट वेंट की व्यवस्था करनी है, फलाने आदमी को हलवाई वगैरह की व्यवस्था करनी है, फलाने नहीं आदमी को अपने बारात का डेरा संभालना है। अब फलाना आदमी जो बारात का डेरा संभालता है वो अपने नीचे तीन चार इधर उधर के लड़कों को पकड़ के लाता है और वो कहता है कि चलो बारात के डेरे चलेंगे, वहां पे मांचे वांचे की व्यवस्था करेंगे, दरिया वरिया बिछाएंगे, पानी वानी की व्यवस्था करेंगे, बारात को क्या नाश्ता देना है क्या नहीं देना, उसकी सारी की सारी व्यवस्था करेंगे। ठीक वैसे के वैसे ही संविधान सभा के अंदर जो लोग हुआ करते थे, इन्होंने अपने संगठन बनाए, अपने ग्रुप बनाए। कौन कौन से थे वो देखते हैं। पहले तो होती है अपने संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। दूसरी है अपने संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति। तीसरी अपने भारतीय राज्यों के लिए समिति। भारतीय राज्यों के लिए समिति। और तीनों का जो अध्यक्ष रहे हैं उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले संघीय संविधान समिति के लिए 5-7 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया था कि यार इसको अध्यक्ष किसको बनाए। नेहरू जी ने कहा मुझे बना दो, इसमें क्या पूछने वाली बात है। और पंडित जी को समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है। थोड़े टाइम बाद में एक दूसरी समिति बनाई जाती है, उसका नाम है संघीय शक्ति समिति। अब किसको बनाए? नेहरू जी ने कहा मुझे। जनता ने कहा कि यार ये नेहरू जी कह रहे हैं तो एक बार और नेहरू जी को बना दिया जाता है। तीसरी समिति बनाई जाती है भारतीय राज्यों के लिए समिति। अब किसको बनाए? नेहरू जी ने कहा मुझे। यार नेहरू जी कितने बार आप लोग अध्यक्ष बनोगे? तो नेहरू जी ने कहा 3 के तो बनाओ, आगे और देखेंगे। तो 3 समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया जाता है। कौन कौन सी थी? तो संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, भारतीय राज्यों के लिए समिति। और तीनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया जाता है। अब देखो और अपने संघीय संविधान समिति, अब हम लिखेंगे राज्य संविधान समिति। भारतीय राज्यों के लिए या फिर राज्य संविधान समिति। उसके अध्यक्ष अब किसको बनाया जाए? तो फिर एक महान व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, यार इसको बना दिया जाता है। उनका नाम था आयरन मैन, यानी लोहे पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। तो ये नाम वैसे साथ में ही है। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को संविधान सभा के अंदर राज्य संविधान समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब कुछ उप समितियां बना रहे हैं हम। कौन कौन सी? एक तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार उप समिति। अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक उप समिति। जनजातीय क्षेत्र। कौन सा? असम वाला। बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र। बाह्य आंशिक बाह्य क्षेत्र। ये कौन सा? तो असम के अलावा। ये कौन सा? तो असम के अलावा। मैं पढ़ाऊं, देखो क्या है। 4 समितियां बनाई जा रही। देखो बनाने की बात तो थी 5 की, फिर 4 ही बनाई थी। पहली तो थी मौलिक अधिकार उप समिति, यानी समिति के अंडर में समिति। अल्पसंख्यक उप समिति, यानी जिनकी संख्या कम है। जनजातीय क्षेत्र, यानी असम के अंदर एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए एक समिति बनाई यार, इनके लिए कुछ विशेष करना है, उस समिति का नाम है जनजातीय क्षेत्र। और ऐसे बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र यही जनजातीय क्षेत्र है, ये तो असम वाला। और असम के बाहर बाकी 26-27 राज्यों के अंदर जो
जनजातीय लोग जो रहते हैं उनके लिए विशेष संरक्षण के लिए, उनके लिए विशेष उपाय करने हैं, उनके लिए एक उप समिति बना दी जाती है जिसका नाम है बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र उप समिति। ये ध्यान रखना। वास्तविक के अंदर इन चारों का अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसका बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उपाध्यक्ष उप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो वो ध्यान रखना। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, एच.सी. मुखर्जी, गोपीनाथ बारदोलोई, गोपीनाथ बारदोलोई, और लास्ट है अपने एवी ठक्कर। लास्ट कौन है? एवी ठक्कर। ये ध्यान रखना कि मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। याद रह जाएंगे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। समिति के अंडर में एक और समिति है जिसका नाम है अल्पसंख्यक उप समिति, और उप समिति के अध्यक्ष बना दिए एच.सी. मुखर्जी को। जनजातीय क्षेत्र असम वाले समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई। बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र जनजातीय वाला, तो इसके अध्यक्ष तो किसका बना दिया जाए? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र उप समिति का अध्यक्ष किसको बनाए? एवी ठक्कर को। याद रह जाएंगे चारों के चारों। चलें आगे। अब आगे देखो, एक है भारतीय राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति, या राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति का गठन करना है। किसको बनाए? राजेंद्र प्रसाद जी को बना। किसको बनाए? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, इसे इन्हें बना दिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया जाता है। एक थी और इंपॉर्टेंट हुआ करती थी भी, ध्यान कौन रखेगा? प्रक्रिया व नियम कौन बनाएगा? प्रक्रिया के नियम समिति। राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति और प्रक्रिया के नियम समिति, इसको राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया जाए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया जाता है? प्रक्रिया के नियम समिति का अध्यक्ष भी बना दिया जाता है। राष्ट्र ध्वज के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी किसको बना दिया जाए? राजेंद्र प्रसाद जी। आप ध्यान रखना, आप संविधान के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष हो। आप ध्यान रखना कि भी झंडा कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, ये आप पर जिम्मेदारी है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा चिंता मत करो, मैं अपने आप देख लूंगा कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। इस प्रक्रिया के तहत नियम कैसे कैसे बनाए जाएंगे उसके अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया जाता है। अगली एक और इंपॉर्टेंट है, देखो उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूं कि भी संविधान सभा की जांच समिति की जांच कौन करेगा कि भी कैसे बन रही है, कैसे नहीं बन रही। कौन है जो जांच कर सकता है? नेहरू जी ने कहा मैं जांच ढंग से कर दूंगा। फिर किसी ने कहा कि नेहरू जी 3 समितियों के अध्यक्ष बने हुए हो, तो नेहरू जी ने कहा एक और बना दो, जांच मैं कर लूंगा, अच्छे ढंग से कर लूंगा। और इसका भी अध्यक्ष इसको बना दिया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो देख लो अपने संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारतीय राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। याद रह जाएगा। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, जनजातीय क्षेत्र यानी असम वाली के उपाध्यक्ष अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई, बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं एवी ठक्कर को। अध्यक्ष कौन बनते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किए जाते हैं। प्रक्रिया के नियम समिति राजेंद्र प्रसाद जी को। संविधान सभा की जांच समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू पे खत्म कर। अब एक और महत्वपूर्ण समिति रह गई अपनी, जो इन समितियों के अंदर सबसे मेन समिति हुआ करती थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट समिति जो थी वो समिति अलग है। क्या नाम है उस समिति का? तो उस समिति का नाम अपने प्रारूप समिति। क्या नाम है? प्रारूप समिति।
प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष जो हुआ करते थे वो थे अपने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सबसे पहले पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ा था, बंगाल वाले पार्ट से। पर बंगाल वाले पार्ट 1947 के अंदर पाकिस्तान के अंदर, जो कि पूर्वी पाकिस्तान हो जाता है, संविधान सभा के अंदर बॉम्बे नामक क्षेत्र से वापस चुनाव लड़ा गया। और ये सवाल कई बार पूछा गया, इन जो एसएससी एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है उसके अंदर तो खूब सारा बार पूछा गया। अभी दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ करता था जिसके अंदर ये सवाल पूछा गया था, एक शिफ्ट जो थी, पता नहीं कौन सी थी, मैं भूल रहा हूँ उसको, तो उसके अंदर ये पूछा गया था कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहां से चुनाव लड़ा था। तो पहले तो लड़ा था अपने बॉम्बे से, सॉरी बंगाल से, अगली बार लड़ा था अपने बॉम्बे से। कहां से लड़ा था? बॉम्बे से। और इसके सदस्य कौन कौन हुआ करते थे? देखो, सबसे महत्वपूर्ण समिति यही है कि भी एक तो है टीटी कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी, एन माधव राव, एन माधव राव। देखो टीटी कृष्णामाचारी, वहां पढ़ा था हमने वीटी कृष्णामाचारी, यहाँ पढ़ेंगे हम टीटी कृष्णामाचारी। खाली टी और वी का ही फर्क है। संविधान सभा के 11 दिसंबर वाले दिन एक दूसरे उपाध्यक्ष बनाए गए थे, वो थे वीटी कृष्णामाचारी। यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है टीटी कृष्णामाचारी, दोनों अलग अलग है, भूल मत जाना। टीटी कृष्णामाचारी और वो वीटी कृष्णामाचारी। तो अब और अपना कौन सा देखो, कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पूरा लिख देता हूं ना मैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला बंदा है मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के.एम. मुंशी, एन माधव राव, टीटी कृष्णामाचारी, और डीपी खेतान की जगह थे B.L. मित्तर। तो कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, एन माधव राव, टीटी कृष्णामाचारी, और हो गए 7। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, एन माधव राव, टीटी कृष्णामाचारी, और डिप्पी खेतान, एक नाम का और बंदा हुआ करता था, डिप्पी खेतान। डिप्पी खेतान की मृत्यु हो जाती है, वहां पे एक दूसरा बंदा सिलेक्ट होता है। तो अपने ये ध्यान रखना कि संविधान सभा की जो इंपोर्टेंट जो बैठक हुआ करती थी, जो समिति हुआ करती थी, उसका नाम था ड्राफ्ट समिति। संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समिति, जिसे पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखना आपने, इसे क्या कहा जाता है? पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति। तो पांडुलेखन समिति, जिसको 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर होते हैं। इसके और अन्य सदस्य कौन कौन हुआ करते? तो गोपाल स्वामी अयंगर। अच्छा, गोपाल जी का नाम नहीं लिखा ना आपने? अच्छा, एक, हाँ, पहले मैं ये लिखता हूँ, ये इसकी जगह वो थे भी, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, एन माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी। याद रह जाएंगे, 6 ईयर, एक ये 7 सदस्य। दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम के अंदर आया था कि संविधान सभा की ड्राफ्ट समिति के अंदर कितने सदस्य हुआ करते? तो 7 थे, अध्यक्ष समेत। तो देख लो, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के मुंशी, एन माधव राव और टीटी कृष्णामाचारी। ये टीटी कृष्णामाचारी जो है डिप्टी खेतान की जगह थे। किसकी जगह थे? डिप्टी खेतान। कहता है कि डिप्टी खेतान की मृत्यु हो गई थी, बीमार हो गए थे, मृत्यु हो गई थी, जिसकी जगह आए थे टीटी कृष्णामाचारी। तो ये देख लो अपने, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के मुंशी, एन माधव राव और टिट्टी कृष्णामाचारी। और माधव राव भी आए थे। B.L. मित्तर नाम का कोई व्यक्ति हुआ करता था, वो अस्वस्थ था, बीमार हो गया था। B.L. मित्र जी को लगा कि यार डिप्टी खेतानी की तरह मैं भी सल्टन आ जाऊं, इससे पहले इस्तीफा दे दिया जाता है। B.L. मित्र की जगह कौन आते हैं? माधव राव। सारे नाम भगवान श्री कृष्ण पे है। कृष्णामाचारी, माधव, कृष्ण। एक बंदा जो है वो एक मुस्लिम है,
बाकी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, एन माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी। तो ये बंदे अपने संविधान सभा के अंदर हुआ करते थे। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है ये। मुझे आशा है, उम्मीद है कि तुम सबको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने देख लो संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, वहां से शुरू किया था और संविधान सभा के अंदर कुछ समितियां बन जाती है, वहां तक पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम स्पीड खींचेंगे, कल और पढ़ेंगे। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।